परमाणु मतलब एटम होता क्या है? पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है उसी को हम लोग परमाणु बोलते हैं। परमाणु जो होता है स्वतंत्र अवस्था में, मतलब अकेला नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये हमेशा अणु के रूप में पाया जाएगा अक्रिय गैस के परमाणु को छोड़कर। ये जो देख रहे हैं गैस, इसको अक्रिय गैस बोलते हैं। ये अकेला एग्जिस्ट करता है, ये अपवाद में है, बाकी कोई परमाणु अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके बाद ये आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। परमाणु आपस में मिलकर किसका निर्माण करेंगे? अणु का। परमाणु का नाम जो है महर्षि कणाद ने दिया था, जो एक भारतीय दार्शनिक थे। 500 BC में इन्होंने बताया कि किसी पदार्थ को जब हम बार बार विभाजित करेंगे तो एक ऐसा छोटा कण आएगा जिसको विभाजित नहीं कर सकते, और उन्होंने उसका नाम दिया परमाणु। उसी के कुछ साल बाद डेमोक्रिटस थे, एक ग्रीक दार्शनिक थे। इन्होंने क्या किया, उस परमाणु का नाम को बदल के क्या दे दिया? एटम दे दिया, मतलब इन्होंने कॉपी कर लिया। उसके बाद डाल्टन साहब आए, जो एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत दिया, जो आज हम लोग पढ़ते हैं 9th क्लास में। अब परमाणु को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे? तो Na का मतलब हो गया सोडियम का एक परमाणु, 2Na का मतलब हो गया सोडियम का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का मतलब हो गया एक ऑक्सीजन का परमाणु, 5O का मतलब हो गया ऑक्सीजन का 5 परमाणु। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन का जो खोज है कैथोड किरण प्रयोग द्वारा हुआ था। इसका जो खोज है वो जे थॉमसन ने किया था। और इलेक्ट्रॉन का जो नामकरण है, इलेक्ट्रॉन का नाम जो है स्टोनी ने दिया था, जबकि इसका चार्ज का पता R.A. मिलिकन ने लगाया था। उन्होंने एक प्रयोग किया था, तेल बूंद प्रयोग, और उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन का उन्होंने आवेश पता किया था। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, आवेश होता है, वो कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जिसको हम लोग -1 यूनिट मान लेते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, वो कितना होता है? 9.1 × 10⁻⁻31 kg, जिसको म्यू में अगर हम लोग बोलेंगे तो 0.0058 म्यू। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है इतना कम होता है, जिसको हम लोग नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश बटा द्रव्यमान का जो मान होता है, E/m का जो मान होता है, वो कितना होता है? 1.758 × 10⁻11 कूलम पर kg, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना है, बेसिक चीज़ है, ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वह न्यूक्लियस के चारों तरफ, मतलब नाभिक के चारों तरफ क्या करता है? चक्कर लगाता है, ठीक है। तो इतना पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का खोज। तो प्रोटॉन का जो खोज हुआ था वह एनोड या उसी को हम लोग बोलते हैं कैनाल किरण प्रयोग द्वारा हुआ था। इसका जो खोज है गोल्डस्टीन ने किया था। और प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है? +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का माइनस में, प्रोटॉन का प्लस में। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 1.673 × 10⁻⁻27 kg, जिसको 1 म्यू बोलते हैं। आप इसको ग्राम में इतना लिख सकते हैं। प्रोटॉन के लिए E/m का मान जो होता है वो कितना होता है? 9.58 × 10⁻7 कूलम पर kg। उसके बाद ध्यान रखेंगे, प्रोटॉन के लिए E/m का मान जो होता है निश्चित नहीं होता है, यह भिन्न भिन्न गैसों के लिए अलग अलग होता है। और हल्को गैसों के लिए E/m का मान प्रोटॉन के लिए अधिकतम होगा। इसीलिए E/m का मान अधिकतम किसका होगा? हाइड्रोजन का होगा। किसके लिए? प्रोटॉन के लिए, मतलब एनोड रे के लिए। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर काटता है, जबकि न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर कौन कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। उसके बाद ध्यान रखना है, प्रोटॉन का जो मास होता है वह इलेक्ट्रॉन के मास से गुना होता है? 1837 गुना होता है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का खोज। तो न्यूट्रॉन का खोज जो है जेम्स चैडविक ने किया था। इन्होंने एक प्रयोग किया था, बेरिलियम का एक पतला चदरा लिया, पन्नी लिया, और उस पर उन्होंने क्या किया? अल्फा कोनों से उस पर आघात कराया, बम्बार्डिंग कराया, और पाया कि कुछ उदासीन किरणें बेरिलियम से निकल रही हैं, और उन्होंने उसका नाम दिया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मतलब होगा न्यूट्रल चीज, ठीक है। तो न्यूट्रॉन जो होता है उसका आवेश 0 होता है, मतलब उदासीन होता है। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.675 × 10⁻⁻27 kg, जिसको आप ग्राम में भी लिख सकते हैं, और इसी को हम लोग 1 म्यू बोलते हैं, ठीक है।
और n का जो E/m का मान होगा 0 होगा, क्योंकि इसका जब चार्ज ही 0 है तो E/m का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होगा, मास होगा, और न्यूट्रॉन का जो मास होगा बराबर होगा, और वो कितना होगा, 1 म्यू होगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखेंगे, अगर परमाणु में बात करेंगे तो नाभिक के अंदर ही होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एक साथ होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है चारों तरफ नाभिक के चक्कर काटता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो वास्तविक चार्ज होता है कितना होता है, -1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम। प्रोटॉन का वही चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का माइनस में चार्ज होता है, प्रोटॉन का प्लस में होता है, और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है, उदासीन होता है। वही रिलेटिव चार्ज का बात करेंगे तो इसको 1 यूनिट बना देंगे, तो -1 यूनिट इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, +1 यूनिट किसका चार्ज होता है, प्रोटॉन का, और न्यूट्रॉन का 0 होता है। द्रव्यमान का बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुना 10 का पावर -31 kg। प्रोटॉन का मास होता है 1.673 गुना 10 का पावर -27 kg। न्यूट्रॉन का मास होता है 1.675 गुना 10 का पावर -27 kg, ठीक है। इसको आप ग्राम में भी बदल सकते हैं। और वही रिलेटिव मास बात करेंगे, म्यू में बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास इतना हो जाएगा म्यू में, ठीक है। और प्रोटॉन का मास 1 म्यू होता है, और न्यूट्रॉन का मास भी 1 म्यू होता है। यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है समान होता है, बस साइन का फर्क होता है। वही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है लगभग क्या होता है, बराबर होता है। तो ध्यान रखेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या होगा, समान होगा, और दोनों का जो मास होगा वही मास होगा जो हाइड्रोजन का मास होगा, क्योंकि हाइड्रोजन में केवल प्रोटॉन होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। उसके बाद ध्यान रखेंगे, प्रोटॉन का जो मास होगा इलेक्ट्रॉन के मास से गुना होगा, 1837 गुना होगा। और ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, लगभग 0 मान के हम लोग चलते हैं। स्पेसिफिक चार्ज मतलब विशिष्ट आवेश क्या होता है, तो किसी भी पदार्थ का आवेश तथा उसके द्रव्यमान का जो अनुपात आता है उसी को हम लोग बोलते हैं विशिष्ट आवेश। तो सिंपल मतलब हो गया विशिष्ट आवेश, मतलब ऊपर लिख देंगे किसी पदार्थ का आवेश और नीचे लिख देंगे द्रव्यमान और भागा दे देंगे, मतलब अनुपात निकालेंगे, जो आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विशिष्ट आवेश। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए ध्यान रखेंगे, विशिष्ट आवेश को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, निरूपित करेंगे E/m से। E हो जाएगा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आवेश, और m हो जाएगा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का द्रव्यमान, ठीक है। E/m का मान इलेक्ट्रॉन के लिए मतलब कैथोड रे के लिए आएगा, कितना आएगा, 1.758 गुना 10 का पावर 11 कूलम पर केजी। और E/m का मान कैथोड किरण या इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, निश्चित होगा। कोई भी गैस रखेगा E/m का मान इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं बदलेगा। वही E/m का मान एनोड किरण के लिए या कैनाल किरण के लिए मतलब प्रोटॉन के लिए जो होगा कितना होगा, 9.58 गुना 10 का पावर 7 कूलम पर केजी। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, प्रोटॉन के लिए E/m का मान जो होगा अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होगा, और हल्का गैस के लिए इसका मान अधिक होगा, भारी गैस के लिए कम होगा। इसीलिए सबसे अधिक मान जो E/m प्रोटॉन के लिए आएगा वो किस गैस के लिए आएगा, हाइड्रोजन गैस के लिए आएगा, क्योंकि सबसे हल्का हाइड्रोजन ही होता है। मॉलिक्यूल मतलब अणु होता क्या है, तो जब 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलते हैं तो क्या बनता है, अणु बनता है। यह जो होता है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, और बहुत सारे अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे बहुत सारा H2O का अणु मिलकर पानी का निर्माण करते हैं। जैसे O और O मिलकर ऑक्सीजन का 2 परमाणु मिलकर ऑक्सीजन का 1 अणु का निर्माण करेगा, हाइड्रोजन का 2 परमाणु मिलकर हाइड्रोजन के 1 अणु का निर्माण करेगा, ओजोन के 3 परमाणु मिलकर ओजोन के 1 अणु का निर्माण करेगा, और 4 फास्फोरस का परमाणु मिलकर फास्फोरस के 1 अणु का निर्माण करेगा। तो अणु को हम लोग ऐसे लिखते हैं। ध्यान रखेंगे 2O और O2 का मतलब अलग है। 2O का मतलब हो गया ऑक्सीजन का 2 परमाणु, पहले लिखेंगे तो परमाणु बोलेंगे और बाद में लिखेंगे तो अणु बोलेंगे। इसका मतलब हो जाएगा ऑक्सीजन का 1 अणु। N2 का मतलब हो गया नाइट्रोजन का 1 अणु, अगर परमाणु बोलेंगे तो हो जाएगा नाइट्रोजन का 2 परमाणु। 2N2 का मतलब नाइट्रोजन का 2 अणु, मतलब नाइट्रोजन का 4 परमाणु हो जाएगा। 5H2 का मतलब हो गया हाइड्रोजन का 5 अणु, या उसी को हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोजन का 10 परमाणु। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणु के प्रकार। तो अणु जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है समपरमाणु अणु और एक होता है विषम परमाणु अणु। समपरमाणु अणु जो होता है
ऐसे अणु जो एक ही तरह के परमाणु से मिलकर बने होते हैं उसे हम लोग बोलेंगे समपरमाणु अणु। ये वास्तव में क्या होते हैं, तो ये तत्व के अणु होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का अणु है, ये नाइट्रोजन का अणु है, ये ऑक्सीजन का अणु है, ये फ्लोरीन का अणु है, क्लोरीन का, ये ब्रोमीन का, ये आयोडीन का, ये फास्फोरस का और ये सल्फर का अणु है। इसको आपको ध्यान रखना है, इससे अधिक याद नहीं रखना है। वही अगर बात करेंगे विषम परमाणु अणु का, तो ऐसे अणु जो भिन्न भिन्न परमाणुओं से मिलकर बने हैं उसे हम लोग बोलेंगे विषम परमाणु अणु, नाम से ही जाहिर है। ये जो होते हैं यौगिक के अणु होते हैं। जैसे H2O का बात करेंगे, वाटर का, अमोनिया का बात करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे, तो ये भिन्न परमाणुओं से बना है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन से बना है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे विषम परमाणु अणु। और ये जो होते हैं यौगिक के अणु होते हैं। एटोमिसिटी मतलब परमाणुविकता होता क्या है, तो किसी अणु में कितना परमाणु है उसके संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, परमाणुविकता बोलते हैं। जैसे परमाणुविकता एक है, इसका मतलब है अणु जो है एक परमाणु से मिलकर बना है। जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये जो है एकल परमाणुविक अणु है। परमाणुविकता दो मतलब दो परमाणुओं से मिलकर वो अणु बना है, उसको बोलेंगे द्विपरमाणुक अणु। जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। परमाणुविकता तीन है, इसका मतलब है वह अणु तीन परमाणुओं से मिलकर बना है, इसको बोलेंगे त्रिपरमाणुक अणु। जैसे O3, H2O, CO2। दो से अधिक परमाणुओं से अगर कोई अणु बनता है तो उसको बोलेंगे बहुपरमाणुविक अणु। ठीक है, जैसे P4, NH3, इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। तो ये दोनों बहुत ही इंपोर्टेंट है। मोल क्या होता है, तो जैसे वस्तु को गिनने के लिए अलग अलग हम लोग नंबर को डिफाइन किए हैं। जैसे एक दर्जन में क्या होता है, 12 को कोई चीज़ होगा उसको एक दर्जन बोलेंगे। उसी तरह एक स्कोर का मतलब क्या हो जाएगा, 20 कोई वस्तु होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक स्कोर बोलेंगे। उसी तरह मोल जो होता है एक नंबर होता है, एक संख्या होता है। अब इसका काम क्या है, तो देखिए वस्तु को गिनने के लिए तो दर्जन, स्कोर ये सब काफ़ी है, लेकिन अगर बात करेंगे पदार्थ को आप गिनिए, पदार्थ का जो कण है उसको आप गन के दिखाइए, तो आप उसको दर्जन में, स्कोर में या किसी भी चीज़ में उसको नहीं गन सकते हैं। क्योंकि पदार्थ में जो कणों की संख्या अनगिनत है, बहुत अधिक है, जिसको आप आसानी से नहीं गन सकते हैं। ठीक है, इसीलिए एक इतना बड़ा नंबर को हम लोगों को मानना पड़ेगा जिससे हम उसको क्या करें, आसानी से गन सके। ठीक है, उसके लिए हम लोग नंबर डिफाइन करते हैं मोल। और एक मोल का मतलब होता है 6.022 × 10⁻23 कण। इतना कण अगर आता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक मोल। तो एक मोल जो है नंबर आ गया, इस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, एक मोल। क्या बोलेंगे, एक मोल। ठीक है, इतना परमाणु आ जाए या इतना अणु आ जाए या इतना आयन आ जाए। वस्तु को गिनने के लिए दर्जन, स्कोर सब का इस्तेमाल करते हैं, तो कण को गिनने के लिए इस नंबर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं और बोलते हैं भाई इतना मोल कण है, इतना मोल परमाणु है या अणु है या आयन। ठीक है, तो यह नंबर हम लोग इस्तेमाल करते हैं कणों को गिनने के लिए, किसका, पदार्थ का। ठीक है, जैसे एक मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। एक मोल प्रोटॉन का मतलब हो गया 6.022 × 10⁻23 प्रोटॉन। एक मोल ऑक्सीजन एटम्स का मतलब हो गया 6.022 × 10⁻23 ऑक्सीजन के परमाणु। एक मोल भैंस का मतलब हो गया 6.022 × 10⁻23 भैंस। बस एक मोल एक संख्या है जो रिप्रेजेंट करेगा किसको, 6.022 × 10⁻23। बस ये आपको ध्यान रखना है। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, तो एक मोल मतलब 6.022 × 10⁻23। ये जो संख्या है इसी को हम लोग बोलते हैं मोल बोलते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो संख्या। ठीक है, किसके नाम पर है, तो यह एक केमिस्ट थे, एमेडियो एवोगाड्रो, उन्हीं के नाम पर है। इसे हम लोग Na से सूचित करते हैं एवोगाड्रो संख्या को, तो मोल को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एवोगाड्रो नंबर बोलेंगे। उसके बाद ध्यान रखेंगे इसका काम क्या होता है, तो कोई भी पदार्थ में कितना कण है या उस पदार्थ का कितना द्रव्यमान है उसको हम लोग मापते हैं, किसमें मापते हैं, मोल में। और मोल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो संख्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे एक मोल का मतलब हो जाएगा किसी पदार्थ में कितना कणों की संख्या है, मतलब परमाणु और अणु या आयन की संख्या कितना है, उसी को हम लोग मोल बोलेंगे या उसी को हम लोग एवोगाड्रो नंबर बोलेंगे। एमयू या म्यू जो होता है क्या होता है, एमयू और म्यू जो होता है द्रव्यमान मापने का एक इकाई होता है।
तो जो कण होते हैं जिनका द्रव्यमान बहुत कम होता है उसको इस इकाई में हम लोग मापते हैं, मतलब परमाणु और आणविक द्रव्यमान को हम लोग एमयू में या उसी को बोलते हैं म्यू में मापते हैं। और एक म्यू बराबर इतना ग्राम होता है, ग्राम बड़ा यूनिट है और म्यू छोटा यूनिट है, इसीलिए छोटे कणों को हम लोग क्या करते हैं इसमें मापते हैं। एमयू क्या होता है, एमयू का फुल फॉर्म होता है परमाणु द्रव्यमान इकाई और म्यू का फुल फॉर्म होता है एकीकृत द्रव्यमान। म्यू और एमयू सेम चीज है, पहले एमयू बोला जाता था, अब उसी को नया नाम दे दिया गया है म्यू। एक एमयू का परिभाषा क्या होता है, तो कार्बन 12 के, कार्बन 3 भाई होता है तो 12 मास वाला लेना है, 12 द्रव्यमान वाला लेना है, तो कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का जो 12वां भाग होगा उसी को हम लोग बोलेंगे 1 एमयू। तो कार्बन के एक परमाणु का मास इतना होता है, उसमें 12 से भागा देंगे तो इतना ग्राम आएगा, इतना ग्राम को ही हम लोग क्या बोलते हैं 1 एमयू। इस परिभाषा को ध्यान रखेंगे। कार्बन 12 के एक परमाणु का जो द्रव्यमान आएगा उसका 12वां भाग होगा, मतलब 12 से भाग दे दीजिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे 1 एमयू। वही अगर बात करेंगे किसी परमाणु द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, तो कार्बन 12 के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसके 12वां भाग के कौ गुना उसका द्रव्यमान है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे परमाणु द्रव्यमान। जैसे कैल्शियम का 40 म्यू होता है, इसका मतलब हो गया कैल्शियम का जो द्रव्यमान है वह कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वां भाग के कौ गुना है, 40 गुना है। एटॉमिक मास मतलब परमाणु द्रव्यमान, तो किसी भी परमाणु का जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान। परमाणु का जो द्रव्यमान होता है बहुत कम होता है, क्योंकि परमाणु का आकार ही बहुत छोटा है, इसलिए इसको हम लोग छोटे यूनिट में मापते हैं। ठीक है, ग्राम में इसलिए नहीं मापते हैं समान तौर पे, क्योंकि ग्राम बड़ा यूनिट होता है, तो ग्राम से भी एक छोटा यूनिट होता है म्यू, जिसको एमयू भी बोलते हैं, उसमें हम लोग परमाणु द्रव्यमान को मापते हैं। आप ग्राम में भी माप सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए, जैसे कार्बन का जो मास होगा म्यू में बात करेंगे तो 12 म्यू होगा, और वही ग्राम में बात करेंगे तो इतना ग्राम होगा। तो ये याद करना हमारे लिए कठिन है, इसीलिए इसको हम लोग म्यू में मापते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो जाए, और छोटा चीज़ है तो उसका इकाई भी छोटा रहना चाहिए। तो ग्राम बड़ा यूनिट हो गया और म्यू छोटा यूनिट हो गया। तो म्यू और ग्राम में संबंध क्या है, तो एक म्यू बराबर होता है 1/6.022 गुना 10 का पावर 23 ग्राम, या इसी को आप डिवाइड देके इतना ग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन का अगर हम परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे तो 16 म्यू होगा, और म्यू को अगर इसे गुना कर देंगे तो ग्राम में आ जाएगा। तो फर्क क्या है, अगर म्यू में लिखेंगे तो इसको सापेक्षिक द्रव्यमान बोलेंगे, और जब म्यू को हटा के ग्राम में ला देंगे तो उसको हम लोग वास्तविक द्रव्यमान बोलेंगे। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 14 म्यू, इसको सापेक्षिक द्रव्यमान बोलेंगे। म्यू हटा के जब इतना से हम गुना करके ग्राम में ला देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे वास्तविक द्रव्यमान बोलेंगे। मॉलिक्यूलर मास मतलब आणविक द्रव्यमान, तो एक अणु का जो द्रव्यमान होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान को एमयू या इसी को बोलते हैं म्यू में हम लोग क्या करते हैं मापते हैं, और कभी कभी इसको हम लोग ग्राम में भी बदल लेते हैं, क्योंकि आपको बता चुके एक म्यू बराबर इतना ग्राम होता है। H2O का अगर बात करेंगे तो H2O अणु हो गया, इसका आणविक द्रव्यमान होता है 18 म्यू, आपको बता देंगे कैसे निकालेंगे, और 18 गुना म्यू को हटा के ग्राम से गुना कर देंगे तो ये ग्राम में बदल जाएगा। जब म्यू में रहेगा तो इसको सापेक्षिक द्रव्यमान बोलेंगे, और ग्राम में अगर कोई द्रव्यमान रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे वास्तविक द्रव्यमान बोलेंगे। CH4 का अगर आणविक द्रव्यमान निकालना है तो इसमें एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, एक कार्बन का 12 मास होता है और एक हाइड्रोजन का 1 मास होता है, गुना करके कितना जाएगा 16 म्यू हो जाएगा। उस तरह हम लोग H2O का निकाल सकते हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो 2 गुना 1 हो जाएगा, 1 यूनिट इसका होता है हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का 16 होता है तो 1 गुना 16 कितना हो जाएगा 18 म्यू हो जाएगा। इस तरह यूरिया का यहाँ पे निकाल चुके हैं। उसी तरह ये एसिटिक एसिड होता है, इसको भी यहाँ पे लिख चुके हैं। आपको CO2 ग्लूकोज और शुगर का कितना मॉलिक्यूलर मास होता है इसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। मोलर मास क्या होता है, तो 1 मोल कोई भी पदार्थ का जो मास होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे मोलर मास। ठीक है, कैसे निकालते हैं, तो मोलर मास अगर आपको निकालना है तो कुछ नहीं करना है, जो परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं या आणविक द्रव्यमान जो निकालते हैं, मतलब एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास जो निकालते हैं उसमें आप लिखते हैं म्यू लिखते हैं, और म्यू को हटा के ग्राम सिर्फ लिख दीजिएगा तो आपका मोलर मास हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास मतलब परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16 म्यू होता है,
तो एटॉमिक मास का मतलब हो गया एक एटम का मास बोल रहे हैं। वही ऑक्सीजन का अगर मोलर मास बोलेंगे तो मोलर मास ऑक्सीजन का मतलब हो गया, आप एक वो परमाणु का बात नहीं कर रहे हैं, एक मोल परमाणु का बात कर रहे हैं। तो एक मोल जब ऑक्सीजन का परमाणु लीजिएगा तो कितना आएगा, 16 ग्राम आएगा। ठीक है, एक लीजिएगा ऑक्सीजन तो 16 म्यू, और एक मोल ऑक्सीजन लीजिएगा तो उसका मास कितना आएगा, 16 ग्राम आएगा। कैसे आएगा ये हम लोग बाद में बात करेंगे। उसी तरह H2O का बात करेंगे तो H2O का मॉलिक्यूलर मास होगा और एक मोलर मास होगा। दोनों में अंतर क्या है, मॉलिक्यूलर मास का मतलब हो गया एक मॉलिक्यूल का मास हो गया। ठीक है, तो H2O का एक मॉलिक्यूल का मास 18 म्यू आएगा, और H2O का अगर एक मोल का बात करेंगे मतलब 6.022 इंटू 10 का पावर 23 H2O का बात करेंगे तो उसका मास आएगा 18 ग्राम। बस फर्क क्या है, म्यू को हटा के क्या लिख देना है, ग्राम लिख देना है, यूनिट को बदल देना है। ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या उसी को हम लोग बोलेंगे नाभिकीय मॉडल, जिसको हम लोग प्लानिटरी मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि यह मॉडल जो है वह सोलर सिस्टम से मिलता जुलता है, इसीलिए इसको प्लानिटरी मॉडल भी कहते हैं। तो उन्होंने एक लीड बॉक्स लिया और उसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ को रखा जिससे अल्फा कण निकल रहा था, और अल्फा कणों को उन्होंने गोल्ड के पत्ती पर आघात कराया और उन्होंने 3 चीज पाया। अधिकतर अल्फा कण गोल्ड पत्ती से बिना मुड़े हुए गुजर गए, कुछ अल्फा कण छोटे कोण से मुड़ रहे थे, और बहुत कम अल्फा कण मतलब 20,000 में से एक अल्फा कण ऐसे थे जो अपने रास्ते पर वापस आ गए। तो ये तो उन्होंने देखा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका निष्कर्ष उन्होंने क्या निकाला। 2 चीज़ का ध्यान रखेंगे, गोल्ड फॉयल का इस्तेमाल हम लोग क्यों किए, यहाँ पे गोल्ड पत्ती का हम लोग इस्तेमाल क्यों किए, क्योंकि गोल्ड जो होता है वो सबसे अधिक तन होता है, लचीला होता है, इसको पतला से पतला चादरा में हम लोग बदल सकते हैं। दूसरा, लीड बॉक्स हम लोग इसलिए इस्तेमाल किए हैं क्योंकि रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होता है इसमें से जो अल्फा कण बीटा कण जो निकलता है बहुत ही खतरनाक होता है, लेकिन अगर उसको लीड में रखेंगे तो इधर वो उधर नहीं जाएगा, एक डायरेक्शन में जाएगा, और लीड को वह छिद्र नहीं कर सकता। बाकी कोई भी धातु को वो होल कर सकता है, लेकिन लीड को वो होल नहीं कर सकता है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का निष्कर्ष क्या निकला, तो पहला निष्कर्ष यह निकला परमाणु का जो अधिकतर भाग होता है खाली होता है। अगला निष्कर्ष है परमाणु का आवेश तथा जो द्रव्यमान होता है परमाणु के एक छोटे से क्षेत्र में केंद्रित होता है जिसको नाभिक बोलते हैं। अगला है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ एक निश्चित पथ पर चक्कर काटता है जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं। अगला निष्कर्ष है नाभिक का आकार परमाणु के आकार के तुलना में बहुत ही छोटा होता है, नगण्य होता है। जैसे नाभिक का जो त्रिज्या होता है 10 का पावर -15 मीटर होता है, एक फर्मी बोलते हैं, और परमाणु का जो त्रिज्या होता है 10 का पावर -10 मीटर होता है जिसको 1 एंगस्ट्रॉन बोलते हैं। इस तरह परमाणु का आयतन जो होता है नाभिक के आयतन से 10 का पावर 15 गुना होता है। नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था, ध्यान रखेंगे, और प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था, रदरफोर्ड ने नहीं किया था। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का दोष क्या है, तो पहला दोष है परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है यह मॉडल। तो मैक्सवेल का एक सिद्धांत था, उन्होंने कहा था कोई भी आवेशित कण अगर त्वरित हो रहा है तो वह एनर्जी को लॉस करेगा। इस तरह इलेक्ट्रॉन भी एक आवेशित कण है और यह जब सर्कुलर मोशन को फॉलो कर रहा है तो इसे भी एनर्जी को लॉस करना चाहिए और इसको जाके न्यूक्लियस से टकरा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसकी व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर पाए। दूसरा, परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ है और उनका ऊर्जा क्या है इसके बारे में रदरफोर्ड ने कोई वर्णन नहीं किया। तो यही 2 दोष को आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल जो है, मतलब रदरफोर्ड का जो नाभिकीय मॉडल है उसको हम लोग प्लेनेटरी मॉडल क्यों बोलते हैं, तो देखिए जिस तरह सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर काटता है, सूर्य केंद्र में होता है और उसके चारों तरफ ग्रह जो होते हैं चक्कर काटते हैं, उसी तरह रदरफोर्ड के मॉडल में
बीच में न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चक्कर काटते हैं। तो रदरफोर्ड का जो नाभिकीय मॉडल था वह सौर मंडल का एक छोटा सा रूप था, जिसमें नाभिक को तुलना किया गया सूर्य से और इलेक्ट्रॉन को तुलना किया गया ग्रह से। इसीलिए रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेनेटरी मॉडल बोलते हैं, क्योंकि यह सौर मंडल से मिलता जुलता होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम या एलिमेंट, किसी तत्व या परमाणु को हम लोग कैसे निरूपित करते हैं। तो दोस्तों परमाणु से ही तत्व बनता है, तो दोनों का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, सेम होगा। तो देखिए मान लीजिए x जो है कोई तत्व है, तो इसको ऊपर लिखते हैं हम लोग द्रव्यमान संख्या, जिसको a से डिनोट करेंगे, और उसके नीचे लिखते हैं यहाँ पे z, जिसका मतलब होता है परमाणु संख्या। ठीक है, तो इस तरह आप लिख सकते हैं, ऊपर द्रव्यमान संख्या और नीचे लिख सकते हैं परमाणु संख्या, या आप तिरछा तिरछी भी लिख सकते हैं, या परमाणु संख्या न लिख के केवल आप द्रव्यमान संख्या लिख सकते हैं। द्रव्यमान संख्या क्या होता है आगे हम आपको बताएंगे, या आप सीधा लिख सकते हैं, ना द्रव्यमान संख्या लिखना है ना परमाणु संख्या लिखना है। तो चार तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखिए कार्बन को देख लीजिए 6 12, 6 हो गया परमाणु संख्या और 12 हो गया इसका द्रव्यमान संख्या। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कार्बन 12 मतलब सिर्फ द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या हमको मालूम है वो नहीं लिखे, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ना द्रव्यमान संख्या लिखे ना परमाणु संख्या लिखे। उसी तरह नाइट्रोजन को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं। ऑक्सीजन को ऐसे भी लिख सकते हैं, O16 भी लिख सकते हैं और O भी लिख सकते हैं। इन तीनों तरीके से आपको पूछा जा सकता है और क्वेश्चन इस पर बनते हैं। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये कैसे लिखते हैं ये आगे वाले वीडियो में आपको हम बता देंगे। एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या होता क्या है, तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या होता है उसी को हम लोग बोलते हैं परमाणु संख्या। मतलब किसी भी परमाणु में जितना प्रोटॉन की संख्या होगा उसी को हम लोग बोलेंगे परमाणु संख्या बोलेंगे। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या 1 है तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 हो जाएगा। हीलियम में प्रोटॉन की संख्या 2 है तो परमाणु संख्या 2 हो जाएगा। लिथियम में प्रोटॉन की संख्या 3 है तो परमाणु संख्या 3 हो जाएगा। बेरिलियम में प्रोटॉन की संख्या 4 है तो परमाणु संख्या 4 हो जाएगा। कहने का मतलब सिंपल है, जितना किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या होगा उसी को हम लोग बोलेंगे परमाणु संख्या। जैसे नियोन में प्रोटॉन की संख्या 10 है तो इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कैल्शियम में प्रोटॉन की संख्या 20 होता है तो उसका परमाणु संख्या भी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। मास नंबर मतलब द्रव्यमान संख्या क्या होता है, तो किसी परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है उसी के योग को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो योग होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मास नंबर। तो द्रव्यमान संख्या को हम लोग A से निरूपित करते हैं। द्रव्यमान संख्या का सिंपल मतलब हो गया, द्रव्यमान संख्या अगर आपको निकालना है तो उस परमाणु का जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है उसको जोड़ दीजिए, जोड़ के बता दीजिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को A से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रोटॉन को P से और न्यूट्रॉन को N से करेंगे। तो A बराबर हो जाएगा P प्लस N, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दीजिए। अब प्रोटॉन जितना होता है उतना ही एटॉमिक नंबर होता है, तो एक दूसरा फॉर्मूला लिख सकते हैं A बराबर Z प्लस N। दोनों सेम चीज़ है, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। A हो गया द्रव्यमान संख्या, Z हो गया परमाणु संख्या, N हो गया न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है नाभिक में होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या करता है, एक निश्चित पथ पर, जिसको कक्षा बोलते हैं, चक्कर काटता है। ठीक है, तो दोस्तों सवाल उठता है इसका द्रव्यमान संख्या हम लोग क्यों बोलते हैं। तो देखिए परमाणु में 3 चीज जो होता है, भौतिक कण होता है, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में बहुत कम होता है, तो नगण्य मान लेते हैं हम लोग। इसीलिए परमाणु का जो पूरा भार है वो किस पे डिपेंड करेगा, प्रोटॉन पे डिपेंड करेगा और न्यूट्रॉन पे डिपेंड करेगा। इसीलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम है वही होता है जो परमाणु का भार होता है। ठीक है, तो परमाणु का भार उतना ही होगा जितना द्रव्यमान संख्या होगा। जैसे कार्बन का देख लीजिए, परमाणु संख्या कितना होता है, 6, और द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 12। तो ये जो द्रव्यमान संख्या है इसका मतलब हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे तो 12 होगा, और कार्बन का मास कितना होता है, 12 म्यू होता है। इसका मतलब है
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है, जिसको द्रव्यमान संख्या हम लोग बोल रहे हैं, उसी को हम लोग द्रव्यमान भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर ही निर्भर करेगा परमाणु का द्रव्यमान। तो जो परमाणु का द्रव्यमान होता है उसी को हम लोग बोल देते हैं द्रव्यमान संख्या। और होगा क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दीजिए और म्यू लगा दीजिए। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है और एक म्यू के दोनों का मास बराबर होता है। ठीक है, तो किसी भी परमाणु का द्रव्यमान संख्या अगर आप निकाल लिए तो म्यू लगा दीजिएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, परमाणु भार हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे तो हम लोग समझ गए जो द्रव्यमान संख्या हम लोग क्यों बोल रहे हैं। अब आप याद कीजिए, जब हम लोग छोटे थे तो एक मूवी देखा करते थे, साउथ इंडियन मूवी, जिसमें एक एक्टर थे नागार्जुन। उन्होंने उस फिल्म में अपना नाम रखा था मास। तो हम लोग बहुत कन्फ्यूज रहते थे कि मास क्यों नाम रख लिए, मास क्यों नाम रख लिए, और समझ में आता ही नहीं था। अगर आप उस फिल्म को देखें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हाँ मैंने उस फिल्म को देखा है। और अगर आप जानते हैं उनका नाम जो है मास किस कारण रखे थे, तो वो भी आप जरूर बताइए। आइसोटॉप मतलब समस्थानिक किसको बोलते हैं, तो ऐसे परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है परंतु उनका परमाणु संख्या समान होता है, वैसे परमाणुओं को हम लोग बोलेंगे समस्थानिक। ठीक है, लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, द्रव्यमान संख्या जो है वो भिन्न होता ही है, उसके साथ साथ न्यूट्रॉन की संख्या भी भिन्न होता है। जैसे इन तीनों को देखिए, ये तीनों क्या है, हाइड्रोजन है, तो तीनों का परमाणु संख्या क्या है, सेम है, लेकिन इनका द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसीलिए ये एक दूसरे के क्या होंगे, समस्थानिक होंगे। न्यूट्रॉन की संख्या भी भिन्न होगा। देखिए इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 1 में से 1 गया 0, इसमें से 2 गया, 2 में से 1 गया 1, इसमें से 3 में से 1 गया 2, भिन्न है, इसीलिए ये एक दूसरे का क्या हो जाएगा, समस्थानिक हो जाएगा। अगला देखिए कार्बन का भी 3 आइसोटॉप्स होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए द्रव्यमान संख्या भिन्न है 12, 13, 14, लेकिन परमाणु संख्या समान है। और न्यूट्रॉन की संख्या भी क्या है, भिन्न है। तो न्यूट्रॉन की संख्या भी भिन्न होता है, ध्यान रखेंगे, कभी कभी ये भी पूछ देता है। उसके बाद ध्यान रखेंगे ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का देखिए द्रव्यमान संख्या भिन्न है लेकिन परमाणु संख्या क्या है, सेम है। और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या भी क्या अलग अलग है, इसमें 8 है, इसमें कितना है 17 में से 8 गया 9 और 18 में से 8 गया 10। अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी समस्थानिक से संबंधित आपको ध्यान रखना है। जैसे सबसे अधिक किस तत्व का समस्थानिक होगा, तो वह है पोलोनियम। पोलोनियम का सबसे अधिक समस्थानिक होता है। कुछ समस्थानिक जो होता है उसका हम लोग उपयोग करते हैं, जैसे यूरेनियम 235 का इस्तेमाल होता है चट्टान की आयु को ज्ञात करने में। ठीक है, सोडियम 24 का इस्तेमाल होता है रक्त का थक्का पता लगाने में। तीसरा, कोबाल्ट 60 का हम लोग इस्तेमाल करते हैं रक्त कैंसर के उपचार में, जिसको ल्यूकेमिया भी बोलते हैं। आर्सेनिक 74 का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ट्यूमर को पता लगाने में। आयोडीन 131 का हम लोग इस्तेमाल करते हैं थायराइड ग्रंथि में। फास्फोरस 35 का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं ल्यूकेमिया के उपचार में। ठीक है, इसका आप लोग खास ध्यान रखेंगे। आइसोबार मतलब समभारिक क्या होता है, तो ऐसे परमाणु जिनका परमाणु भार मतलब द्रव्यमान संख्या समान होता है परंतु परमाणु संख्या भिन्न होता है, वैसे परमाणुओं को हम लोग क्या बोलते हैं, समभारिक बोलते हैं। जैसे आर्गन और कैल्शियम को देखिए, तो ऊपर वाला जो है द्रव्यमान संख्या है दोनों का समान है 40-40, और नीचे वाला जो होता है परमाणु संख्या होता है दोनों का भिन्न है, इसका 18 है और इसका 20 है। यहाँ पे आप देखिए कार्बन और नाइट्रोजन का द्रव्यमान संख्या या उसी को बोलते हैं परमाणु भार समान है 14 और 14, लेकिन परमाणु संख्या देखिए इसका 6 है और इसका 7 है, मतलब भिन्न है। तो ये एक दूसरे का क्या हो जाएगा, समभारिक हो जाएगा। उसके बाद ध्यान रखेंगे समभारिक परमाणुओं का जो भौतिक गुण होता है वो समान होता है, लेकिन उनका रासायनिक गुण जो होता है वो भिन्न होता है, क्योंकि इनका परमाणु संख्या ही भिन्न है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सम इलेक्ट्रॉनिक होता क्या है, तो ऐसे परमाणु आयन या अणु जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है उसको हम लोग बोलेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक। नाम से ही जाहिर है, सम मतलब बराबर और इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन। जैसे इस सब को आप देखिए n-3 O-2 F-Ne Na+Mg+2 L+3 सब में 10 इलेक्ट्रॉन है। माइनस मतलब होता है इलेक्ट्रॉन आया तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन था और 3 आ गया, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन था 2 आ गया।
और प्लस मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गया, 11 इलेक्ट्रॉन था 1 चला गया, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन था 2 चला गया, तो सब में आप देखिएगा 10 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब सब एक दूसरे का क्या है, सब इलेक्ट्रॉनिक है। उसके बाद देखिए CO और N2, ठीक है। C में कितना इलेक्ट्रॉन है 6, और ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन है 8, 6 8 कितना होगा 14। N2 में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक N में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 N में 7 दूना 14, दोनों में 14 इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए CO और N2 एक दूसरे का सम इलेक्ट्रॉनिक है। उसी तरह H2 और NH3 को देखिए, H2 को देखिएगा तो H में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, N में 7 इलेक्ट्रॉन और H में 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। H में 1 होता है तो 3 हाइड्रोजन है तो 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे देखिए 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखिए 10 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए H2 और NH3 जो है एक दूसरे का क्या हो गया, सम इलेक्ट्रॉनिक हो गया। सिंपल मतलब है जब दो आयन परमाणु या अणु दे दे तो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन बराबर है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन बराबर होगा दोनों में, तो हम लोग बोलेंगे वो एक दूसरे के क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक है। आइसोटोन मतलब सम न्यूट्रॉनिक हम लोग किसको बोलते हैं, ऐसे परमाणुओं जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होता है उसको हम लोग बोलेंगे सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को देखिए, परमाणु संख्या आपको घटा लेना है, 14 में से 6 गया तो 8 न्यूट्रॉन आ गया, इसका न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 16 में से 8 गया तो 8 आ गया, तो दोनों में सेम न्यूट्रॉन है 8 8, इसीलिए यह एक दूसरे के क्या होगा, सम न्यूट्रॉनिक होगा। इसमें न्यूट्रॉन निकालेगा तो 3 में से 1 गया 2, इसमें 4 में से 2 गया 2, दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या सेम है, इसीलिए हाइड्रोजन और हीलियम एक दूसरे का क्या हो गया, सम न्यूट्रॉनिक हो गया। उसी तरह फ्लोरीन और नियोन में देखिए, इसमें से घटाएंगे तो 10 न्यूट्रॉन आएगा और 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 न्यूट्रॉन आएगा, दोनों एक दूसरे क्या हो गया, सम न्यूट्रॉनिक हो गया। मैग्नीशियम और सोडियम को देखिए, मैग्नीशियम में अगर हम न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 12 आएगा, सोडियम में अगर न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 23 में से 11 गया 12 आया, मतलब मैग्नीशियम और सोडियम एक दूसरे का क्या हो जाएगा, सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा। यदि किसी परमाणु का द्रव्यमान संख्या और उसका परमाणु संख्या अगर दिया हो तो प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या और उसका परमाणु द्रव्यमान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे वो हम सिखाने जा रहे हैं आपको। एक चीज़ का ध्यान रखना है, किसी परमाणु का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वही हो जाएगा द्रव्यमान संख्या, कुछ अपवाद को छोड़कर। तो द्रव्यमान संख्या अगर आता है तो परमाणु द्रव्यमान निकाल लेना है, म्यू लगा देना है, और परमाणु द्रव्यमान दिया है 12 म्यू, तो म्यू हटा दीजिए तो 12 हो जाएगा द्रव्यमान संख्या। तो दोस्तों ऊपर वाला हम बता चुके हैं द्रव्यमान संख्या होता है, नीचे वाला परमाणु संख्या होता है। तो द्रव्यमान संख्या को A से रिप्रेजेंट करेंगे, A बराबर हो जाएगा 12, और परमाणु संख्या कितना है 6, तो परमाणु संख्या हो गया Z, जितना परमाणु संख्या होगा उतना प्रोटॉन होगा और उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो परमाणु संख्या प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो A बराबर होता है P + N, P दिया है 6 और A दिया 12, तो N यहाँ से घटा के लिख देंगे तो N बराबर कितना हो जाएगा, 6। अब परमाणु द्रव्यमान निकालना तो कुछ नहीं करना है, जो द्रव्यमान संख्या उसमें म्यू लगा दीजिए तो परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। तो आप 1 सेकेंड में निकाल सकते हैं। कार्बन का परमाणु संख्या जो है 6 दिया है और द्रव्यमान संख्या कितना दिया है, 13। सीधा आप निकाल लीजिए न्यूट्रॉन बराबर ऊपर माइनस नीचे, 13 - 6 कितना हो जाएगा, 7 7 आ गया न्यूट्रॉन। और परमाणु संख्या कितना है, 6 है, तो परमाणु संख्या उतना ही प्रोटॉन हो जाएगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगा। और 13 जो है क्या है, द्रव्यमान संख्या है, 13 म्यू लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप यूरेनियम का निकाल सकते हैं। तो यूरेनियम का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 92, मतलब प्रोटॉन भी 92, इलेक्ट्रॉन भी 92, और ऊपर वाला जो है द्रव्यमान संख्या हो जाएगा, ऊपर में से नीचे घटा लेंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इस तरह निकाल सकते हैं। पोटासियम का बात करेंगे तो परमाणु संख्या या प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या 19 हो जाएगा, और द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ऊपर में से नीचे वाला घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगा। तो आपका काम है कैल्शियम और सोडियम का यहाँ पे परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दिए हैं, इसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इसका परमाणु द्रव्यमान आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वांटम संख्या क्या होता है, तो ऐसी संख्या है जो इलेक्ट्रॉन के आकार, आकृति और ऊर्जा के बारे में बताते हैं, वैसी संख्याओं को हम लोग बोलते हैं क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती हैं, जिनमें से 3 क्वांटम संख्या जो है श्रोडिंगर के समीकरण से प्राप्त हुआ था, जबकि चौथा क्वांटम संख्या श्रोडिंगर के समीकरण से प्राप्त नहीं हुआ था, ठीक है।
चार क्वांटम संख्या कौन कौन है? पहला है मुख्य क्वांटम संख्या जिसको n से सूचित करेंगे और यह कक्षा को बताएगा। दिगंश क्वांटम संख्या जिसको l से सूचित करेंगे और इसका मतलब उपकक्षा होगा। तृतीय क्वांटम संख्या चुंबकीय क्वांटम संख्या होता है, इसको m से सूचित करेंगे और यह कक्षक को बताएगा। चौथा क्वांटम संख्या है इलेक्ट्रॉन परचक्रण क्वांटम संख्या, इसको a से सूचित करेंगे और यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताएगा। मुख्य क्वांटम संख्या क्या होता है? तो मुख्य क्वांटम संख्या को हम लोग n से सूचित करते हैं और n जो होता है कक्षा को प्रदर्शित करता है। n का मतलब हो गया कक्षा, ठीक है। उसके बाद मुख्य क्वांटम संख्या जो होता है वो कक्षक के आकार तथा उसके ऊर्जा के बारे में बताता है। n का जो मान होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा एंड सो ऑन, इस तरह इसका मान होता है। n बराबर 1 को बोलेंगे प्रथम कक्षा और उसको हम लोग बोलेंगे k कोष। n बराबर 2 को बोलेंगे द्वितीय कक्षा, उसको बोलेंगे l कोष। n बराबर 3 को बोलेंगे तृतीय कक्षा, उसको बोलेंगे m कोष। n बराबर 4 को हम लोग बोलते हैं चतुर्थ कक्षा, जिसको हम लोग बोलेंगे n कोष। उसके बाद ध्यान रखेंगे किसी कक्षा n में कुल कक्षकों की जो संख्या होगा वो कितना होगा? n²। जैसे n बराबर 1 में कुल कक्षकों की संख्या कितना होगा? तो n का स्क्वायर मतलब 1 कक्षक होगा। n बराबर 2 में कुल कक्षकों की संख्या कितना होगा? तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 होगा। तो अगर n का मान दिया हो तो उसका स्क्वायर करेंगे तो हम यह पता लगा सकते हैं कि कुल कक्षकों की संख्या कितना है उस कक्षा में। दिगंशी क्वांटम संख्या किसे कहते हैं? तो इसे हम लोग l से सूचित करते हैं और l जो होता है उपकक्षा या उपकोष को प्रदर्शित करता है और यह जो होता है कक्षक के आकृति के बारे में बताता है, जो उसका आकृति कैसा होता है। l का मान जो है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन हो सकता है। l बराबर 0 जब रहेगा तो s कक्षक बोलेंगे, l का मान 1 रहेगा तो p कक्षक बोलेंगे, l का मान 2 रहेगा तो d कक्षक बोलेंगे, l का मान 3 रहेगा तो उसको f कक्षक बोलेंगे। उसके बाद किसी कक्षा n में कुल उपकक्षा की जो संख्या होगा वो n के बराबर होगा। मतलब प्रथम कक्षा में n 1 है तो उसमें उपकक्षा भी 1 होगा, द्वितीय कक्षा में n 2 है तो उसमें उपकक्षा भी 2 होगा। मतलब जितना कक्षा होगा उतना ही उसमें उपकक्षा होगा। चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या क्या होता है? तो इसे हम लोग m से सूचित करते हैं और यह जो होता है कक्षकों के अभिविन्यास के बारे में बताता है और यह जो होता है कक्षक को प्रदर्शित करता है। किसको? कक्षक को, जिसको इंग्लिश में हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं। कक्षक का मान मतलब m का जो मान होगा -l से +l तक होगा, ध्यान रखेंगे। और m का हर एक मान कक्षक को रिप्रेजेंट करेगा, प्रदर्शित करेगा। जैसे l बराबर 2 के लिए m का जो मान होगा कितना होगा? -2, -1, 0, +1, +2। उसी तरह l बराबर 3 के लिए भी मान निकाल सकते हैं, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। जितना l देगा माइनस से लेके +l तक जाना है। उसके बाद ध्यान रखेंगे m का कुल जो मान होगा वह होगा 2l + 1। l अगर दिया रहे तो आप m का कुल मान आसानी से निकाल सकते हैं। चौथा क्वांटम संख्या है इलेक्ट्रॉन परचक्रण क्वांटम संख्या। इसके जो खोजकर्ता है वह है जॉर्ज उलेनबैक, ठीक है। इसे S से सूचित करते हैं हम लोग और S जो होता है इलेक्ट्रॉन के परचक्रण के बारे में बताता है। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों तरफ घूमता है उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी अपने अक्ष पर चारों तरफ क्या करता है? घूमता है, ठीक है। S का मान जो होगा +1/2 होगा और एक -1/2 होगा। इलेक्ट्रॉन के दो परचक्रण अवस्था होती है, एक होता है अप स्पिन, एक होता है डाउन स्पिन। इसको बोलेंगे ऊपरी परचक्रण और इसको बोलेंगे निचली परचक्रण, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखेंगे किसी कक्षक में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉन के 3 क्वांटम संख्या समान हो सकता है, लेकिन चौथा क्वांटम संख्या जो है जिसको बोलते हैं परचक्रण क्वांटम संख्या, ये 2 इलेक्ट्रॉन का कभी भी सेम नहीं हो सकता है। जैसे दोनों अप नहीं होगा या दोनों डाउन नहीं होगा, एक
होगा तो अप रहे या डाउन है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 होगा तो एक अप होगा तो एक डाउन होगा, मतलब एक अप स्पिन होगा तो एक डाउन स्पिन होगा, एक प्लस होगा हाफ तो एक होगा माइनस हाफ। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसे ऐसे घूमता है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी अपने अक्ष पर घूमता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो एक ऐसे ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज घूमेगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। उसी को एक को हम लोग बोलेंगे, एक को बोलेंगे ऊपरी परचक्रण तो दूसरे को बोलेंगे निचली परचक्रण। एक का मान +1/2 होगा तो एक का मान -1/2 हो सकता है, लेकिन फिक्स नहीं है किसके लिए, किसी का भी प्लस हो सकता है और किसी का भी माइनस हो सकता है, लेकिन दोनों का उल्टा रहेगा। कक्षा, उपकक्षा और कक्षक हम लोग किसको बोलते हैं, मतलब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल हम लोग किसको बोलते हैं। ध्यान रखेंगे सेल या ऑर्बिट सेम चीज़ है, कोश या कक्षा सेम चीज़ है, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ा होता है कक्षा, कक्षा के अंदर होता है उपकक्षा और उपकक्षा के अंदर होता है कक्षक और कक्षक के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कक्षा कोश बोलेंगे और उपकक्षा को हम लोग उपकोश भी बोलेंगे। कक्षा को हम लोग n से सूचित करेंगे, इसका मान 1 2 3 4 हो सकता है। प्रथम कक्षा, द्वितीय कक्षा, इस तरह प्रथम कक्षा को k कोश बोलेंगे, द्वितीय कक्षा को l कोश बोलेंगे, तृतीय कक्षा को m कोश बोलेंगे और चतुर्थ कक्षा को हम लोग n कोश बोलेंगे। उसी तरह उप कक्षा को l से सूचित करेंगे, इसका मान 0 1 2 3 हो सकता है। l का मान 0 होगा तो s उपकक्षा बोलेंगे, 1 होगा तो p उपकक्षा बोलेंगे, 2 होगा तो d उपकक्षा बोलेंगे और l का मान 3 होगा तो f उपकक्षा बोलेंगे। s उपकक्षा में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। p कक्षा में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है और d उपकक्षा में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मतलब 1 से 10 इलेक्ट्रॉन। और f उपकक्षा में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है। s में एक कक्षक होगा, मतलब एक ऑर्बिटल होगा। p में 3 कक्षक होगा, d में 5 कक्षक होगा। जितना डब्बा देख रहे हैं उस सबको कक्षक बोलेंगे, उसी में इलेक्ट्रॉन रहता है। और f में कितना कक्षक होगा, 7 कक्षक होगा और एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 2 भरेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं होगा, मतलब एक कक्षक में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन अधिकतम होगा। 1 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, या 2 भी हो सकता है, 2 से अधिक नहीं रखना है। डी में 10 भर देंगे और एफ में इस तरह 14 इलेक्ट्रॉन को हम लोग भर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है। तो परमाणु के विभिन्न कक्षकों में जब इलेक्ट्रॉन को भरते हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय हम लोग 3 नियम का ध्यान रखेंगे। पहला जो नियम है अबाउ नियम, अगला नियम है हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम और तीसरा नियम है पाउली का अपवर्जन नियम। इन तीनों नियम को पालन करते हुए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं कक्षकों में। अब ये तीनों नियम क्या है अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। अबाउ का नियम होता क्या है, तो अबाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बनाना। और किसी भी चीज़ को अगर आप बनाते हैं तो शुरुआत नीचे से करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं। तो यह नियम कहता है, इस नियम के अनुसार जो कक्षक में हम लोग इलेक्ट्रॉन भरेंगे, कक्षक के ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हम लोग कम ऊर्जा वाले कक्षक में भरेंगे। जब कम कक्षक वाला भर जाएगा तो फिर हम लोग उससे अधिक ऊर्जा वाले कक्षक को भरेंगे, फिर उससे और अधिक ऊर्जा वाले कक्षक को भरते जाएंगे जितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम कैसे जानेंगे किस कक्षक का अधिक ऊर्जा है, उसके लिए नियम एक बताया गया n+l। n+l जिसका अधिक होगा उस कक्षक का ऊर्जा अधिक होगा। अगर n+l 2 कक्षक का सेम होगा तो हम देखेंगे n का मान किसके लिए अधिक है। n का मान जिसके लिए अधिक होगा उसका कक्षक का ऊर्जा भी अधिक होगा। जैसे यहाँ पे देखिए n का मान कितना है, 1 है और s के लिए l का मान कितना होता है, 0 होता है। इसके लिए n का मान कितना है, 2 है। s के लिए l का मान कितना होता है, 0। इसके लिए n कितना है, 2। p के लिए l का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 इस तरह बढ़ते जाएगा। तो इस तरह हम लोग अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना भी कक्षक लिखे हैं सभी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में लिखे गए हैं। 1s से ज़्यादा एनर्जी होगा 2s, 2s से ज़्यादा एनर्जी होगा 2p, 2p से ज़्यादा एनर्जी होगा 3s, 3s से ज़्यादा एनर्जी होगा 3p। इस तरह आपको ध्यान रखना है।
अब आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ से यहाँ याद कीजिएगा तो आप 118 जो तत्व है सभी का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं SPDF मेथड से। लेकिन अधिकतर जो इस्तेमाल होगा 1 से 30 तक ही इस्तेमाल होता है, इसीलिए 1 से 30 तक आपको याद रखना है। आपको पहले भी बता चुके हैं जो S में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम होगा, P में 6 इलेक्ट्रॉन अधिकतम होगा, D कक्षक में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होगा और F ऑर्बिटल में अधिकतम जो होगा 14 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, तो 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप आसानी से कर सकते हैं और 30 तक ही आपके लिए काम का है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए, तो लिखेंगे 1s 1 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन भरना है तो 1s2 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, अब S फुल हो गया। अब लिथियम का करना है तो क्या करेंगे 1s2 2s1 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, क्योंकि आपको ध्यान रखना है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह सोडियम का करना है तो 1s2 2s2 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2p6 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, 3s1 तो 11 इलेक्ट्रॉन हो गया। 20 का करना है तो 20 का देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, तो यहाँ तक करना है आपको, 4s2 कर दिए। जिंक 30 होता है तो 30 तक करना है तो 2 हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन के देख लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30। इस तरह 1 से 30 तक ऑलरेडी हम करा चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं उसको आप देख के आसानी से इसको समझ सकते हैं। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम क्या होता है? यह नियम कहता है जब कक्षकों में हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को भर देंगे, फिर एक एक इलेक्ट्रॉन जब भर जाएगा तो फिर हम लोग कक्षकों में 2 2 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। ठीक है, जैसे p ऑर्बिटल में p कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन भरना है तो p में कितना ऑर्बिटल होता है? 3 ऑर्बिटल होता है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन को भर देंगे। ऐसे नहीं है पहला में 2 और बाद में 1 भरेंगे तो गलत हो जाएगा। p में 4 इलेक्ट्रॉन भरना है तो पहले एक एक भरेंगे फिर दूसरा भरेंगे, ऐसे नहीं करेंगे जो एक ही ऑर्बिटल को खाली कर दिए बाकी को 2 को भर दिए। d में 5 इलेक्ट्रॉन भरना है तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, ऐसे हम लोग नहीं करेंगे। d में 7 इलेक्ट्रॉन भरना है तो पहले एक एक भरेंगे फिर दूसरा फिर इसमें भरेंगे अगला, तो इस तरह फिलअप करेंगे। d में अगर 10 इलेक्ट्रॉन भरना है तो d में 5 गो ऑर्बिटल होता है, 2 2 भर दीजिए पूरा हो जाएगा। तो कहने का मतलब सिंपल है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर दीजिए पूरा ऑर्बिटल में, फिर बचेगा तो उसको दोहरा दीजिए, उसका जोड़ा लगा दीजिए। पॉली का अपवर्जन नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार अगर एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का जो 3 क्वांटम नंबर होगा L M N सेम हो सकता है, लेकिन चौथा क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं आएगा। जैसे और इसका सिंपल मतलब कहेंगे तो किसी भी ऑर्बिटल में अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन को रख रहे हैं तो एक को अप स्पिन रखना पड़ेगा और एक को डाउन स्पिन रखना पड़ेगा। दोनों अप या दोनों डाउन नहीं होगा, जैसे दोनों अप या दोनों डाउन नहीं होगा। एक को या तो अप रखिए एक को डाउन रखिए तभी काम चलेगा, या आप ऐसे कर दीजिए एक डाउन और एक अप। दोनों इलेक्ट्रॉन का सेम स्पिन नहीं हो सकता है, दोनों इलेक्ट्रॉन का सेम चक्रण नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान 1, इसके लिए भी 1, इसके लिए l का मान 0 हो जाएगा, इसके लिए 0 होता है, इसके लिए भी 0 है। l का मान 0 है तो m का मान भी 0 0 हो जाएगा, लेकिन s के लिए इसका मान +1/2 होगा तो इसके लिए -1/2 होगा। इसीलिए ये क्या होगा, देखिए 3 क्वांटम नंबर सेम है लेकिन चौथा क्वांटम नंबर सेम नहीं है तो सही है। चौथा क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होगा। यहाँ पे देखिए चौथा क्वांटम नंबर सेम आ गया, यहाँ पे भी सेम आ गया, इसीलिए इस तरीके से लिखना गलत है। सिंपल में ध्यान रखेंगे, एक अप लिखेंगे एक डाउन लिखेंगे, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत सारे टीचर ऐसे भी लिखते हैं, एक अप तो एक डाउन, ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ एरो से, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं एक डाउन तो एक अप, लेकिन इस तरीके से आप नहीं लिख सकते, दोनों अप और दोनों डाउन नहीं लिख सकते हैं। दोस्तों, परमाणु संरचना से संबंधित जितने भी थ्योरी लूसेंट में दिए गए थे उन सारे को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए, जितने भी प्रश्न परमाणु संरचना से पूछे गए उन सारे प्रश्नों को हम लोग करते हैं जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं ए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, डी प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो सही आंसर हो जाएगा डी प्रोटॉन
इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों परमाणु का 3 भाग होता है, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। बी, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। सी, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। डी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन सभी न्यूक्लियस में होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा सी, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वह न्यूक्लियस में होता है और इसको चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। ए, प्रोटॉन, बी, न्यूट्रॉन, सी, इलेक्ट्रॉन, डी, न्यूक्लियस। तो सही आंसर हो जाएगा डी, न्यूक्लियस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अणु ब्रैकेट एटम का भाग नहीं है। ए, इलेक्ट्रॉन, बी, प्रोटॉन, डी, फोटोन, सी, न्यूट्रॉन। तो सही आंसर हो जाएगा डी। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो परमाणु के भाग होते हैं, जबकि फोटोन परमाणु का भाग नहीं होता है, यह लाइट का एक रूप होता है। अगला प्रश्न है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। ए, खनिज यौगिक, बी, खनिज मिश्रण, सी, प्राकृतिक तत्व, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा सी, प्राकृतिक तत्व। तो जो एलिमेंट्स होते हैं, जो तत्व होते हैं, उनमें एक ही तरह के परमाणु पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था। ए, रदरफोर्ड, बी, डाल्टन, सी, आइंस्टीन, डी, थॉमसन। तो सही आंसर हो जाएगा ए, रदरफोर्ड। अगला प्रश्न है, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ए, जे थॉमसन, बी, चैडविक, सी, रदरफोर्ड, डी, न्यूटन। तो सही आंसर हो जाएगा बी, चैडविक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक अणु परमाणु का कण नहीं है। ए, न्यूट्रॉन, बी, प्रोटॉन, सी, ड्यूट्रॉन, डी, इलेक्ट्रॉन। तो सही आंसर हो जाएगा सी, ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन जो है परमाणु का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है। ए, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, सी, फोटोन इलेक्ट्रॉन, बी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, डी, न्यूट्रॉन न्यूट्रिनो। तो सही आंसर हो जाएगा बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये परमाणु के भाग होते हैं। अगला प्रश्न है, अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। ए, 2 प्रोटॉनों के, बी, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के, सी, 2 पॉजिट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के, डी, 2 पॉजिट्रॉन के, क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में केवल एक धन आवेश होता है। तो सही आंसर हो जाएगा बी, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के। तो हीलियम का जो परमाणु होता है, ठीक है, उसका द्रव्यमान कितना होता है 4 और उसका परमाणु संख्या कितना होता है 2 और चार्ज कितना होता है +2। तो हीलियम का जो परमाणु भार है वो कितना है 4, ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा कण। तो इसका 2 धन आवेश होता है, ठीक है, और इसका द्रव्यमान लगभग कितना होता है 4, इसीलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। ए, हाइड्रोमीटर, बी, गाइगर काउंटर से, सी, सीस्मोमीटर से, डी, अमीमीटर से। तो सही आंसर हो जाएगा बी, गाइगर काउंटर से। अगला प्रश्न है, हीलियम के नाभिक में होता है। ए, केवल 1 प्रोटॉन, बी, 2 प्रोटॉन, सी, 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन, डी, 1 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। तो सही आंसर हो जाएगा सी, 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। अभी आपको बताएं, हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है ऐसे होता है, ठीक है, चार्ज +2 होता है, मास जो होता है 4 होता है और इसका जो परमाणु संख्या होता है वो 2 होता है। तो परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉन कितना हो गया 2 और न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास नंबर में से घटा दीजिए, तो 4 में से 2 घटा दीजिए, कितना आ गया 2, तो इसको बोलेंगे न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है। ए, अल्फा किरण, बी, अल्फा कण, सी, बीटा कण, डी, गामा किरण। तो सही आंसर हो जाएगा सी, बीटा कण। बीटा कण जो होता है उसमें माइनस चार्ज होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कण आवेश रहित है। ए, अल्फा कण, बी, इलेक्ट्रॉन, सी, न्यूट्रॉन, डी, प्रोटॉन। तो सही आंसर हो जाएगा सी, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। अगला प्रश्न है, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। ए, अबाउ सिद्धांत द्वारा, बी, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत द्वारा, सी, हुंड के नियम द्वारा, डी, पाउली के नियम द्वारा, डी, पाउली के अपवर्जन सिद्धांत द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा
ए अब्बाउ सिद्धांत द्वारा। अगला प्रश्न है रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय संख्या संबंध है। ए अभिविन्यास से, बी आकृति से, सी अमाप से, डी चक्रण से। तो सही आंसर हो जाएगा ए अभिविन्यास से। अगला प्रश्न है जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। तो सही आंसर हो जाएगा बी। तो द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दीजिए, तो द्रव्यमान संख्या आ जाएगा। तो प्रोटॉन 2 है और न्यूट्रॉन भी 2 है, तो 4 हो जाएगा द्रव्यमान संख्या। अगला प्रश्न है प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। ए 94, बी 148, सी 242, डी 336। तो प्लूटोनियम का सिंबल दिया है, इसका परमाणु संख्या जो है 94 है और इसका परमाणु भार जो है मतलब द्रव्यमान संख्या जो है वो 242 है। न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए ऊपर में से नीचे वाला घटा दीजिए, तो 242 में से 94 घटाइएगा तो कितना आएगा? यह आ जाएगा 148। तो इसका न्यूट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा प्लूटोनियम में? 148। अगला प्रश्न है परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? ए समदाविक, बी समवायवी, सी सम न्यूट्रॉनिक, डी समस्थानिक। तो सही आंसर हो जाएगा डी समस्थानिक। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समस्थानिक बोलेंगे। जैसे कार्बन 612 और कार्बन 613, ठीक है। इसमें परमाणु संख्या दोनों में देखिए 6 है, लेकिन इसमें देखिए न्यूट्रॉन की संख्या कितना है? 6। 12 में से 6 गया 6, और यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 13 में से 6 गया 7। तो न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न है परंतु प्रोटॉनों की संख्या सेम है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समस्थानिक। अगला प्रश्न है समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका ए परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, बी परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है, सी परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार समान होते हैं, डी उक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा बी परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होते हैं। अगला प्रश्न है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप्स वह नाभिक है जिसमें ए न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है, बी प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, सी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, डी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों दोनों की संख्या भिन्न होती है। तो सही आंसर हो जाएगा बी प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? भिन्न होती है। अगला प्रश्न है निम्न में सम न्यूट्रॉनिक समूह है। ए कार्बन 614, नाइट्रोजन 715, ऑक्सीजन 816, बी कार्बन 612, नाइट्रोजन 714, ऑक्सीजन 816, कार्बन 612, नाइट्रोजन 714, ऑक्सीजन 818, और डी में है कार्बन 614, नाइट्रोजन 724, ऑक्सीजन 816। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे ऊपर जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? वो परमाणु संख्या है, और नीचे जो लिखा हुआ है वो क्या है? परमाणु भार है, मतलब द्रव्यमान संख्या है। तो सम न्यूट्रॉनिक का मतलब होता है ऐसे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? परमाणु संख्या को क्या कीजिए? घटा दीजिए परमाणु भार से, ठीक है। तो देखिए 14 में से 6 हो गया 8, 15 में से 7 गया 8, और 16 में से 8 गया 8, मतलब तीनों का न्यूट्रॉन क्या है? सेम है, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह हम लोग 23 प्रश्नों को यहाँ पे हल कर चुके हैं जो परमाणु संरचना से संबंधित हैं। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आप इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।